नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। कचहरी मामला आप सब लोगों के संज्ञान में होगा। रविवार को इसको लेकर जिले के अधिकारियों और वाराणसी के बार के जो अधिवक्ता हैं उनको लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक को नाम दिया गया सामंजस्य बैठक। इसके एक दिन बाद यानी सोमवार को कचहरी परिसर में बार के अधिवक्ताओं ने एक बैठक की। इसके जो परिणाम सामने आए हैं इस विषय में हम जानकारी लेंगे बार के अधिवक्ता विनोद जी से। विनोद जी, क्या रहा बार में ये जो बैठक हुई थी, क्या निष्कर्ष आया, जरा उसको विस्तार से बताएं। निष्कर्ष जो व्यवस्था आई है कि हम लोग अपने आंदोलन को स्थगित रखते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की नहीं, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी की बात आई है कि मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होगी और मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी तक की आख्या तक रिपोर्ट तक कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं होगा। इस आधार पर बार एसोसिएशन ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कुछ अधिवक्ता जो है अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पाए हैं। जैसे कुछ पुलिसकर्मियों का भी नाम आया था, उन्हें हटाने का जो मामला था उसको लेकर एक कसक देखी जा रही है। उसके विषय में आज हम बात करेंगे। जो बार के कोषाध्यक्ष हैं उनसे बोलेंगे उनके क्या राय हैं। बार ने इस मुद्दे पे क्या बात किया क्या नहीं किया, इसके बारे में तो बड़े भाई विनोद शुक्ला जी के द्वारा बताया गया आपको। और इनको नहीं हटाया जाता है, ट्रांसफ़र इनकी नहीं की जाती या निलंबन नहीं किया जाता है, तो आक्रोश फिर कभी भी हो सकता है आने वाले दिनों में। यही मैं कहना चाहूँगा, इनको हटाना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर वही रंज बना रहेगा। वकील और प्रशासन में रंज बनने की दूरियां कम नहीं होंगी, आगे भी बन सकता है। तो और भी सीनियर हैं, उनसे बात करेंगे इसलिए मामले को लेकर उनके क्या विचार हैं। बताएं भाई साहब, नाम और क्या है इस प्रकरण को लेकर आपके विचार। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपने बार से विमुख नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, प्रशासन शासन के द्वारा चलाई जाती है और ये जितने भी प्रकरण हैं सारे योगी जी के संज्ञान में हैं और पुलिस प्रशासन को अकूत पावर है और वो मनमाना रवैया अपनाएगा ही अपनाएगा। जहाँ वकील दिखेगा वो अपनी जगह पे दिखेंगे, तो ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमको अपने बार को लेके ही चलना है और बार जो निर्णय लिया है वेट और वॉच की दृष्टि में अभी हम लोग देख रहे हैं कि बार हमारा किस तरफ जा रहा है और मजिस्ट्रेटियल जांच जो हो रही है उस पर हम लोग भी अपने साक्ष्य देंगे, पुलिस भी साक्ष्य देगी, जनता का भी अगर इच्छा होगा वो भी साक्ष्य देगा। साक्ष्य के आधार पे ही मामला चलता है, तो इंतज़ार करना ही उचित रहेगा। ये सीनियर अधिवक्ताओं के विचार हैं। हमारे पास कुछ युवा अधिवक्ता हैं, उनको लेके, चूँकि ये शुरुआत किए हैं वहाँ से और इनके सामने जो ऐसा मामला पहली बार आया है, ये क्या सोचते हैं इस मामले को, इनसे भी हम जानेंगे। जी, अपना नाम बताएं आप। जी, अनुपम गुप्ता, मेंबर सेंट्रल बार एसोसिएशन। पहले कभी ऐसा मामला आपके सामने आया था? नहीं, पहले तो ऐसा कभी हमने देखा नहीं, मगर ये शासन के शह पे जो है प्रशासन इस तरह की हरकत कर रही है। पुलिस जो है जिस तरीके से मनमाना व्यवहार और जिस तरीके से इनके आईपीएस अधिकारी, जिनको कि बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, और वो फाउंडेशन कोर्स से होने के बावजूद जो है इस तरह के मतलब आर्बिट्ररी किस्म के अधिकारी जो है आके पूरे समाज में जो है उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज जो है, जो कि न्याय दिलाने का काम करता है, और अधिवक्ता अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो पुलिस प्रशासन को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अधिवक्ता समाज पूरे उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट करने की भी क्षमता रखता है। ये कहना चाहेंगे जी। इस मामले में अभी तक अधिवक्ताओं के कोई फैमिली, कोई परिवार का कोई भी सदस्य सामने नहीं आया था, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो दरोगा घायल हुआ था, शायद मिथिलेश प्रजापति, उसकी फैमिली सीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई थी। तो परिवार और अधिवक्ता एक तरह से देखा जाए प्रोफेशनल और पर्सनल मामला हो जाता है। इस विषय में इनसे हम जानेंगे ये कैसे हुआ। इसलिए जैसे जब भी देखा जाता है, जब ऐसे मामले होते हैं तो कभी भी अधिवक्ताओं की फैमिली आगे नहीं आती, लेकिन इस मामले में अब जब पुलिस की फैमिली आगे, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मैं सौरभ पांडे पंकज। ये पुलिस वालों ने अपने ही परिवार वालों को लाके एक राजनीतिक ब्यौरा बनाना और धरने पर बैठाना, जिससे एसपी साहब
और एसएसपी साहब ये समझे कि परिवार अत्यधिक परेशान है, उसको एक सामंजस्य न दिखा के उसको विरोध में राजनीति करना उसके ऊपर। ये था पूरा मामला, जी। विरोध में इसको बदल दिया गया जी। था। जी, और भी अधिवक्ता हैं हमारे साथ, युवा अधिवक्ता हैं, ये भी अपना इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण को। भाई साहब, आप बैठक में थे आम सभा की? जी, मैं बैठक में नहीं था और बैठक को क्योंकि भीड़ इतनी थी, हम लोग बाहर से ही सुन रहे थे, देख रहे थे और मोबाइल पे उसका लाइव प्रसारण चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो भीड़ बढ़ाने का क्या फ़ायदा, और भाई लोग अपने सब लोग थे ही वहाँ। क्या है इस मामले को लेकर आपके विचार, आपके व्यू क्या हैं? देखिए, डेट मिलेगा। हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी ने जो फैसला लिया है, निसंदेह हम उनके साथ खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे। हमारा फिर भी आज एक ही प्रश्न है कि एक महिला आईपीएस और एक कैंट एसओ, महिला आईपीएस नीतू कात्यान और कैंट एसओ मिश्रा जी, इन दोनों ने मतलब माहौल को जिसको कहते हैं संभालना चाहिए, तो इस माहौल में इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, जिसको कहते हैं मामला भड़का है। कहीं ना कहीं पीड़ा हर अधिवक्ता को है इससे। तो माँ बहन की गाली दोगी? पढ़ी लिखी आईपीएस हो, मसूरी में ट्रेनिंग होती है, इन भारत के खर्चे से विदेश भेजा जाता है रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए इन लोगों को। वो कोर्स करके ये लोग आते हैं और आने के बाद इस तरीके का व्यवहार, माँ बहन की गालियाँ पब्लिकली सड़कों पे, वो भी पढ़े लिखे डबल ग्रेजुएट अधिवक्ताओं को जो कि समाज में न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या बिगाड़ रहे थे वो आपका? क्यों माँ बहन की गाली? एसओ साहब ने, आप खुद देखिएगा वीडियो में, कहा निकलो बाहर, बाहर बाहर निकलो, देखेंगे अंदर तो कुत्ता भी भौंकता है। ये भाषा है? हम लोग के अंदर कोई पीड़ा नहीं है, हम अपने अध्यक्ष महामंत्री के साथ, हमारी पीड़ा का सिर्फ एक ही कारण है, इन दोनों को हटाया जाए तत्काल प्रभाव से। किसी और जनपद में भेजे, कहीं भेजे, लेकिन ये टकराव की स्थिति रहेगी जब तक ये दोनों रहेंगे। हमारा यही मानना है बस। तो ये रहा अधिवक्ताओं के विचार, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि सुरक्षा का, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने ये कहा था कि हम जब कचहरी परिसर में जाते हैं तो हमारी सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ युवा अधिवक्ता ये है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सामने आ रहे हैं। हम एक भाई साहब बैठे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या सवाल है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मैं प्रवीण पाठक, एडवोकेट बनारस बार। मैं अपनी मातृ संस्था, अपनी बार, अपने सीनियरों से पूर्णतया सहमत हूँ और हमारी सुरक्षा का दायित्व हमारे अध्यक्ष महामंत्रियों पर है। मैं इनके निर्णय पर सहमत हूँ और जिम्मेदारी भी इनकी बनती है, क्योंकि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। रह गई बात सामंजस्य बैठक जो हुई है, हम अपने अध्यक्ष के साथ हैं, उनके निर्णय के साथ हैं। यदि आगे कुछ कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा होती है तो हमारी संस्था भी स्वतंत्र है। हम देशव्यापी भी हड़ताल कर सकते हैं, प्रदेशव्यापी भी हड़ताल कर सकते हैं। हम काम करना भी जानते हैं और ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। धन्यवाद। तो कचहरी मामले को लेकर ये पूरा जो बातचीत, वकीलों की बातचीत सामने आई है, यही आई है कि बार के जो निर्णय हैं वो इसे मानेंगे, लेकिन बार के बाहर अगर मामला गया तो ये लोग व्यक्तिगत तरीके से उसे निपटाएंगे। वकील साहब, आज आम सभा की बैठक हुई है कचहरी प्रकरण को लेकर, क्या सामने आया है इसके बारे में जरा विस्तार? देखिए, बार के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कल पुलिस के उच्च अधिकारियों, कमिश्नर महोदय के साथ वार्ता हुई है बार के पदाधिकारियों की। बार के पदाधिकारियों द्वारा जो बताया गया कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होगी और मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी तक किसी भी नामित अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये एश्योरेंस आया है और इस पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने आप को संतुष्ट मानते हुए आगे की जो लड़ाई हमारी थी उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। यही आज का निष्कर्ष है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी भी कुछ चीज़ें वकील अधिवक्ता समाज द्वारा आ रहे हैं कि उनकी मांगें जो हैं पूरी तरीके से नहीं मानी गई हैं। वो क्या मांगे हैं उसको ज़रा बताइए। जैसे कि ये हो रहा है कि दोनों जो पुलिसकर्मी हैं नीतू कात्यायन
और शिवाकांत, इनको हटाने की बात चल रही है। इस पर क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, इस पर कोई एश्योरेंस न बार के पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है, न कोई बात इस पर स्पष्ट आई है कि उन जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस पर कोई भी स्पष्ट मंतव्य न पुलिस प्रशासन द्वारा आया है, न हमारे बार के पदाधिकारी इसको स्पष्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, एक महीने में सामंजस्य बैठक आप मतलब अधिवक्ता और पुलिस के बीच होगी, इस बैठक को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जो रिड्रेसल कमेटी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप, उसमें तो साप्ताहिक बैठक की बात है। उस साप्ताहिक बैठक में पुलिस का उच्च अधिकारी, जनपद न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बार के सुसंगत पदाधिकारीगण हैं। लेकिन 9 महीना व्यतीत हो गया, अभी तक कोई रिड्रेसल कमेटी की मीटिंग हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है। अब एक नई बात आ रही है कि हर महीने हम मीटिंग करेंगे, तो यह औपचारिक बात है, कोई स्टेचुरी बात नहीं है। स्टेचुरी बात है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर जो रिड्रेसल कमेटी की बैठक की बात थी, जो अधिवक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए कमेटी गठित हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई कंप्लायंस दिखता नहीं है। अच्छा, बड़ा गांव थाने में जो वहाँ के दरोगा मिथिलेश प्रजापति घायल हुए हैं इस माहौल में, उसमें अभी भी एक चीज़ ये आ रहा है कि वो किस अधिकारी कहने पर यहाँ आए थे और क्यों आए थे, ऐसा कुछ आया नहीं है सामने। इस पर देखिए, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और बार में भी हमने कहा कि ये तो पूरी पुलिसिया साजिश रही है। पूरे घेलूपुर की घटना को और उससे उपजे हुए आंदोलन को दबाने के लिए ये बड़ा गांव के दरोगा वाली घटना कचहरी में प्रायोजित की गई, जो पुलिस के द्वारा की गई है। उसमें बहुत सारी साजिशें और उच्च स्तरीय जाँच अगर होती इसकी तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती। अब मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी में बातें नहीं तय हो पाएंगी, क्योंकि जो मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी है वो एसीएम या एडीएम कोई रहेगा, वो उनका पार्ट है। तो उन जो पक्षकार है वही जो है मजिस्ट्रेट हो गया है, तो उस पर बहुत हम भी में आशा और विश्वास नहीं है। बार की तरफ से जांच की डिमांड की जाएगी प्रकरण की? बार की तरफ से डिमांड नहीं की गई थी, लेकिन ये बार के पदाधिकारियों ने बताया कि ये प्रशासन द्वारा कहा गया कि हम इसकी मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी कराएंगे और तब तक गिरफ्तारी हम नहीं करेंगे। ये बार के पदाधिकारीगण आज सदन में इस बात को बताया है। सवाल बहुत गंभीर है और एक कहावत है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो अगर इसी पर बार के हमारे पदाधिकारीगण संतुष्ट हैं, हम उनके नेतृत्व में ही इस आंदोलन को लड़ रहे थे और उन्होंने तय किया है, तो उस पर हम बहुत आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि बार के सदस्य होने के नाते। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधिवक्ताओं के साथ न्याय हुआ है, उसका कोई भी हल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी जो गठित करेंगे और उसमें जो कौन कौन से फैक्ट होंगे, अभी जो बड़ा गांव थाने में घटना हुई है, जो अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई और उस पर भी कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं आया, तो हम क्या मान लें कि प्रशासन की मंशा क्या है। लेकिन बार एसोसिएशन ने आंदोलन को स्थगित किया है और हम लोग बार एसोसिएशन के सिपाही हैं, बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, इसलिए हम लोगों का कुछ भी कहना अभी एक जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में अगर बार एसोसिएशन से प्रगति हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है उस प्रकरण में, फिर हम लोग अगर लगता है कि कहीं से भी अधिवक्ताओं का अहित हो रहा है, तो इस बार आंदोलन बहुत गंभीर होगा और वह उसकी आवाज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ तक नहीं दिल्ली तक पहुंचेगी। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन में बैठे हुए लोग और शासन में बैठे हुए लोगों को इस बात को बता देना चाहता हूं
कि कहीं दिमाग लगा के अगर प्रशासन अधिवक्ताओं को बैकफुट पर करने की कोशिश करने की मंशा रख रही हो तो उसकी यह मंशा कामयाब नहीं होगी, वह नाकामयाब हो जाएगा। क्योंकि अधिवक्ता जल्दी लड़ता नहीं है और लड़ने अगर खड़ा हो गया तो हर पहलुओं पर लड़ेगा। और लड़ने की हम लोगों की एक प्रवृत्ति है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक प्रवृत्ति अधिवक्ताओं की है। और चाहे वो शासन स्तर पर हो, चाहे वो प्रशासन स्तर पर हो, चाहे न्यायिक स्तर पर हो, किन्हीं स्तर पर अगर अन्याय दिखता है तो अधिवक्ता खड़ा होता है, बोलता है, लड़ता है, वो उसकी प्रवृत्ति है। और हम अधिवक्ता ही बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो बहुमत जो निर्णय लेगा उस अनुसार लड़ा जाएगा और लड़ाई गंभीर होगी, ये तो तय है। अभी फ़िलहाल मान लीजिए प्रशासन और शासन ने एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है कि मामला अभी कुछ ठंडा हो जाए और आगे कुछ अगर हल निकल सकता है सामंजस्य का तो निकालने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। तो उसमें अगर अभी बहुत कुछ हम लोग कड़ा स्टेप लेते हैं तो ये कहा जाएगा कि बात बिगाड़ी जा रही है। तो हम बात बिगाड़ने वाले लोगों में से हम लोग नहीं हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि अपने हर अधिवक्ता साथी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षित रखने के लिए हम लोग आंदोलन के अंतिम स्तर तक जाने को तैयार और तत्पर हैं। जब आवश्यकता होगी हम लोग निश्चित रूप से उस पर खड़े होंगे। बखूबी जान रहा है कि जिस प्रकार अधिवक्ता पूरे प्रदेश में बनारस के जो मामले थे उसको संज्ञान लेकर बार एसोसिएशंस और पूरे प्रदेश के अधिवक्ता 14 नंबर भी भेज दीजिए। जगह जगह से अपना समर्थन और जगह जगह से इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ जिस प्रकार मुखरता से उठा रहे थे, तो प्रशासन और शासन दोनों को यह महसूस हो गया कि यह मामला कहीं इतना गंभीर न हो जाए कि यह जन आंदोलन का स्वरूप ले ले। और 2027 में इलेक्शन होना है, सरकार बनती है वोट से और सरकार बिगड़ती है वोट से। तो सरकार कहीं न कहीं इसका तो प्रेशर ली है और दबाव में आई है। लेकिन अभी कूटनीतिक दृष्टि से सरकार कुछ ज़्यादा सक्षम दिख रही है, प्रशासन कुछ ज़्यादा सक्षम दिख रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि सत्य के आगे सब पराजित हो जाता है, सत्यमेव जयते। तो अगर शासन की और प्रशासन की कोई कूटनीतिक दृष्टि अगर होगी तो उसका दुष्परिणाम शासन को और प्रशासन को भोगना पड़ेगा आने वाले समय में। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि बैठक एडीएम सिटी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, बैठक की सूचना जारी की थी, वो स्थान एकाएक बदल दिया गया, फिर भी बार वहाँ पर गया, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये बार के पदाधिकारियों का निर्णय था। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे व्यक्तिगत मेरी राय, तो मैं कतई नहीं जाता। जिस स्थान पर था, क्यों सर्किट हाउस कामन था, वहाँ पुलिस और प्रशासन के लोगों के लिए भी कामन था और बार एसोसिएशन के लिए भी कामन था। लेकिन अब उस तत्काल बार के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया और यहाँ पुलिस कमिश्नर के शायद आवास पर, बंगले पर यह मीटिंग हुई है। इस मामले को लेकर हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट का ऐसा कौन सा नियम है, जरा उस बारे में विस्तार से आप हमको बता दें। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो है ये नोटिस सभी बार एसोसिएशंस को प्रेषित किया कि अगर बार एसोसिएशन स्ट्राइक या कार्य बहिष्कार का कोई प्रस्ताव पारित करता है तो उसके खिलाफ उन लोगों ने कार्रवाई के लिए एक नोटिस प्रेषित किया और प्रेषित करके कहा कि आपको ऑफिस बियरर से हटा दिया जाएगा। मैं यह मानता हूँ कि देश की न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, यह तीनों, या आप लोगों का मान लिया चौथा स्तंभ जो है मीडिया है,
एक कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर संविधान किसी भी संस्था को संघ समागम बनाने का अधिकार देता है, उसके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, हम संस्था बना सकते हैं और संस्था के माध्यम से अब एसोसिएशन में अपना रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास कर सकते हैं। अब जो हाई कोर्ट की यह नोटिस है, यह सरसरी नोटिस है, बहुत कानूनी और संवैधानिक दम इस नोटिस में है नहीं। जहाँ तक बात कि सॉवरेंटी किसके अंदर है, संप्रभुता किसके अंदर है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ले डाउन किया और संविधान भी यह कहता है कि जो संप्रभुता है जनता में निहित है, आम जन में निहित है, लोक में निहित है। और भारत के संविधान का भी निर्माण हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। इट मीन्स कि भारत का संविधान को भारत की जनता ने बनाया, तो जनता सर्वोपरि है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है कि बार एसोसिएशन स्ट्राइक कॉल आउट नहीं कर सकता, तो हम स्ट्राइक तो करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। हम अधिवक्ताओं की संस्था है, अधिवक्ताओं का संगठन है। और जहाँ तक रहा कि और सरकार से हमको कोई पेमेंट तो मिलता नहीं है। हम किसी कार्य को करने के लिए उपस्थित हों या उपस्थित न हो, यह इंडिविजुअल अधिवक्ता का भी अधिकार है और बार एसोसिएशन का भी अधिकार है। इस नियम को अगर बदलना हो, जैसे एक मंच पे सारे बार आ गए, तो क्या बदला जा सकता है ये नियम? देखिए, जो नियम में कानूनी बल न हो, संविधान का बल न हो, वह नियम तो प्रभावी नहीं हो सकता है। और जहाँ तक रहा कि आप फरमान जारी कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि अधिवक्ता है किसी भी प्रकार का जो कार्य बहिष्कार नहीं कर सकता है, इसका आधार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लीगल राइट आधार नहीं है, संवैधानिक आधार नहीं है। ये अलग चीज़ है कि जुडिशियल सिस्टम में वो बैठे हुए ऊपर के अदालतें हैं, उच्च न्यायालय और एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इस पूरे जुडिशियल सिस्टम में उनका स्टेटस सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आप किसी भी निर्देश को, आदेश को, कोई भी फैसला अगर आप पारित करते हैं, वह संविधान के मूल मंशा के विपरीत अगर है, तो वह आपका आदेश निर्देश निष्प्रभावी हो जाएगा। यहाँ तक बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन को न गवर्नमेंट फंडिंग करती है, न माननीय उच्च न्यायालय फंडिंग करती है। अधिवक्ता को न गवर्नमेंट फंडिंग करती है, न उच्च न्यायालय फंडिंग करती है। हमको न स्टाइपेंड आप दे रहे हैं, न पेंशन दे रहे हैं, न मेडिक्लेम दे रहे हैं, न इंश्योरेंस दे रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का आप सहयोग नहीं देते हैं, आर्थिक सहयोग नहीं देते हैं, तो आप होते कौन है कि हम क्या करें और क्या ना करें तय करने का? हमें कार्य करने का अधिकार है और कार्य करने के अधिकार में कार्य न करने का भी अधिकार हमारे पास है। अगर संविधान को देखा जाए तो 21 को अगर देखा जाए संविधान के आर्टिकल 21 तो उस 21 में हमारा कार्य करने का अधिकार अगर सम्मिलित है, तो हम कार्य से विरत रहने का भी अधिकार हमारा सम्मिलित है। हम किसी विरोध में, किसी कारण से अगर हम चाहें तो हम कार्य करने से अपने आप को विरत रख सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का यह जो निर्देश है, इसको हम यही कह सकते हैं कि हाई कोर्ट उस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि यह निर्देश देश के
आम जन के हितों को प्रभावित करता है और संविधान की मूल भावना के विपरीत होने के कारण भी इसको वापस ले लेना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय को और सुप्रीम कोर्ट को। फिलहाल अगर नहीं भी लेते हैं तो बार एसोसिएशन उस माननीय उच्च न्यायालय के उस नोटिस से न आबद्ध है न डरा हुआ है। बार एसोसिएशन स्वतंत्र संस्था है और बार एसोसिएशंस के अगर मेंबर्स कोई रिजोल्यूशन पास करते हैं तो बार के पदाधिकारियों को उस रिजोल्यूशन को फॉरवर्ड करना ही करना है, प्रेषित करना ही करना है, क्योंकि हम बार एसोसिएशन अपने बाइलाज के मुताबिक चलता है और बार एसोसिएशन में के बाइलाज में यह है कि साधारण सभा सर्वोपरि है। अगर साधारण सभा कोई निर्णय लेती है तो उसको ऑफिस बियरर जो बार के पदाधिकारी हैं उसको सर्कुलेट करें और उस पर अमल करें। यह बार के पदाधिकारियों का दायित्व है। तो जनरल बॉडी हमारी सर्वोपरि है और उसका सम्मान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को करना ही चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि साधारण सभा के किसी भी अभिमत को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ठुकरा नहीं सकते। देखिए, गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे वीडियो चल रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है सर? क्योंकि इस घटना में हमने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है सोशल मीडिया की वजह से। देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। सर, आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो वकीलों और पुलिस के बीच में, इसको लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे आगे? हाँ, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके लिए एक मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। देखिए, इसमें अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें
सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मंगलेश कुमार दुबे, आज क्या हुआ बैठे हुए आप दो अंदर बैठे हुए अध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी। क्या हुआ बैठे हुए आप लोग? आज की बैठक जो है वो समाधान की दिशा में लगभग अंतिम कदम मान सकते हैं। जो विवाद चल रहा था पुलिस और वकीलों के बीच, उसके समाधान के लिए आज निर्णायक बैठक थी और उसमें काफ़ी कुछ सहमति बन गई है। एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जाएगी जहां जो चीज़ें हैं, और बीच में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक मतैक्य बन जाए और कोई विवाद ही न रह जाए। तो अभी जो हड़ताल चल रही थी आज से खत्म नहीं, कल हड़ताल देखो वकीलों की हड़ताल चल रही थी। कल हम लोग अपनी जनरल बॉडी को, सामान्य सभा को सूचित करेंगे। आज जो कुछ प्रगति हुई है उससे अवगत कराएंगे और उनसे काम पर लौट करके सामान्य सब कुछ वातावरण करने की अपील करेंगे। तो अभी आज जो बैठक हुई है उसमें निर्णय क्या हुआ? क्या निर्णय हुआ कि जो विवाद हुए हैं, एक तो अधिवक्ता को जो चोट लगी थी रथ यात्रा प्रकरण में, उसमें मुकदमा दर्ज है। दूसरा, एक दरोगा जी के साथ जो कथित दुर्व्यवहार की घटना है उसमें भी मुकदमे दर्ज है। दोनों की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और दौरान उसके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर सहमति बनती है तो 2 कदम हम बढ़ेंगे, 2 कदम वो बढ़ेंगे, विवाद समाप्त। आपके क्या आशा लगी, विवाद शांत होगा? हमको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।